रिसर्च में काम कर रही हूँ। मैंने किया है और मेरा भाई जो है हम लोगों ने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उसमें AI रिसर्च भी आता है और मीडिया साइंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पहले जानने से पहले मैं एक बेसिक चीजें क्लियर करना चाहते हैं। मेजॉरिटी लोगों को यहाँ पे आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रियली थोड़ा बहुत जितना जो सुना होगा उतना ही शायद पता हो। अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक इम्पोर्टेंस मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ कि मैनुअल सिस्टम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में चलते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करी और उस चीज को जो है फिर आपको ह्यूमंस जो है वो उसको वो करते हैं। अभी तक यही प्रोसेस चल रहा है कि कंप्यूटराइज चीजों की तरफ लोग कम जा रहे हैं ड्यू टू दिस के भैया उसमें डाटा कलेक्शन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे etc। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक सिचुएशन इन फाइनेंशियल रिलेशंस में देखें या फिर दूसरी पर्सपेक्टिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर कंप्यूटर जस्ट लाइक अ ह्यूमन। Like it's not I'm just talking about in your context that उसमें अगर जैसे कि आप लोग उस चीज के डिस्कस करते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में अभी जो है जॉब्स आपकी जो होती हैं वो स्पेसिफिकली कुछ जॉब्स टोटली कंटिन्यूस पर्सपेक्टिव में होती है। वहां पे ह्यूमन एरर की बहुत बड़ी चांसेस होते हैं और बहुत सी चीजों में ह्यूमन साइकोलॉजी भी काफी हद तक सफर करती है। एग्जाम्पल जैसे कि आम इंसान है, वो अब एक काम को बार बार दोहराएगा तो उसमें कई जगह पे एक इशू आ जाता है कि आप जो है वो उस काम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं साइकोलॉजिकली भी, और आपका ह्यूमन एरर भी उस कंडीशन में और बढ़ जाता है। आप कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं, कई जगह आप हो सकता है डाटा कलेक्शन में मिस्टेक्स कर सकते हैं etc। तो अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग तक जाने के लिए मैं पहले थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं। मशीन लर्निंग में हम डाटा से रिलेटेड और एनवायरमेंटल डाटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उस हिसाब से हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं और उसमें ऐसे मॉडल्स बनाते हैं या ऐसे नेटवर्क्स बनाते हैं जिससे डाटा प्रोसेस होके आपको एक्चुअली एनालिसिस या जो स्ट्रेटजीज आप बनाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको बना के दे, या वो आपको सजेस्ट करे इस तरीके से कि ये डाटा आपने ऐड किया ये मार्केट थी और इस मार्केट में ये चीजें हुई हैं और इस सिनेरियो के हिसाब से आपको ये डिसीजन या ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ओके, मैं इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी मैं टेक्निकल वर्ड्स को यूज ना करूं अपनी फील्ड के। बेसिक में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में हम थोड़ा आगे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट एंड just like interacting with the environment, evaluating your performance and error detection and other processes and then learn from it। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसका असल काम ये होता है कि हम सिस्टम को इस तरीके से अंडरस्टैंड करवाएं, इस तरीके से लर्न करवाएं कि वो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम के रिलेटेड पे या पनिशमेंट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से वर्क कर सके। इट्स जस्ट लाइक टू मेक द कंट्रोलर बेस्ड फॉर सिस्टम दैट थिंग्स। इसमें इंफॉर्मेशन कहते हैं उसमें वो अपने इसमें होता ये है कि इसमें आप अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी में अगर किसी ने पढ़ी हो या फिर एनिमल साइकोलॉजी या किसी ने कभी किसी जानवर को ट्रेन किया हो तो उसमें एक तरीका होता है कि आप किसी अगर पेट को ट्रेन करते हैं तो आप उसको उसकी कोई काम करने पर रिवॉर्ड देते हैं या पनिशमेंट देते हैं उसके एक्शन के बेस पे। इट्स जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, ये इसका फ्लो डायग्राम है। इसमें होता यह है कि आपकी जो करंट स्टेट है
वो एज अ इनपुट होती। करंट स्टेट मीन्स आपने अभी जो एक्शन लिया है उससे आपकी करंट जो रिजल्ट उसके मिले हैं वो आपके जो है वो आप ये यहाँ पे कुछ यहाँ एजेंट के मीन्स है वो कहते हैं ब्रेन या वो सिस्टम जो इसको प्रोसेस करने वाला है, ठीक है। स्टेट इज लाइक दैट दोज कंडीशंस जो आपके रिजल्ट फर्स्ट उस सिचुएशन में है या सिचुएशन आपके एक्शन के बाद क्रिएट हुई है। रिवॉर्ड इज लाइक दैट यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स और रेटिंग इन दैट केस, and actions are which you are doing or given like any strategies and etc. And environment is the place जहाँ पे ये काम होने वाला है। ओके, मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आप लोग में से मेजॉरिटी ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि चाइना में जो है वो दे आर रेटिंग देयर सिटीजन्स लाइक अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे या अच्छी एक्टिविटीज है या रूल्स को फॉलो करेंगे तो दे आर गेटिंग अ रिवॉर्ड, एंड फिर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर उनको पनिशमेंट के तौर पे जो है वो उस पर रेट किया जाएगा। वो कॉन्सेप्ट यही है, उन्होंने उस चीज को एज अ ह्यूमन पे अप्लाई किया कि ह्यूमन की जो रूल्स को फॉलो करने की या लॉज को फॉलो करने की एबिलिटी को क्लियर करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और लोगों को और अच्छे से एज अ सिटीजन जो परफॉर्म करने के लिए। और उसमें होता यह है कि वो उसमें उसकी जो स्ट्रेटेजीज है उसकी एक्शन जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको रेट करते हैं एज अ रिवॉर्ड के तौर पे, और उस रिवॉर्ड की उसमें उनको जो है वो फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि वो बस स्टैंड्स पे खड़े हैं या किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं तो उनको जो है वो मोर फैसिलिटेट किया जाता है रादर देन द पीपल हु हैव अ पनिशमेंट पॉइंट्स। ओके, अच्छा, ये कुछ डिफरेंसेस मैंने इसमें मेंशन किए हैं मशीन लर्निंग की दूसरी टेक्निक से। सुपरवाइज लर्निंग में असल में डेटा के हिसाब से जो है आपका मॉडल ट्रेन होता है और उसमें आप टारगेट वैल्यूज देते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्लासेस जैसे लेबलिंग कर दी आपने कि ये डाटा जो है इस तरीके से है तो मार्केट हाई चल रही है और ये डाटा इस तरीके से तो मार्केट लो चल रही है, तो इट्स ऑल अबाउट दिस। एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको नहीं पता होता कि आपके डाटा से जो आप वैल्यूज निकाल आ रही हैं उसका जो है रिजल्ट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, जिसके अंदर मेजॉरिटी का ये होता है कि अगर क्लास इसमें जो बेसिक रेटिंग जैसे आप एसोसिएशन रूल सिस्टम होते हैं या फिर उसको बोले क्लस्टरिंग का सिस्टम है, उसमें आपके पास क्लासेस नहीं होती, उसमें आपको देखना पड़ता है कि हायर परसेंट नंबर ऑफ वैल्यूज या डाटा जो हाईएस्ट ज्यादातर बार बार कौन रिपीट हो रही है वो चीज कौन सी है, जब वो मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सी चीज यूज हो रही है या मिनिमम क्वांटिटी में कौन सी चीज यूज हो रही है, उस हिसाब से इसको हम जो है वो उसमें से क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती है और आपके एरर और मिस्टेक्स और रिवॉर्ड्स को जो है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए यूज किया जाता है। इसके टास्क जो है एग्जाम्पल्स मैं उसमें बता दें, इसकी मेजॉरिटी टास्क ये है कि ये अपने बिहेवियर से जो है वो लर्न करता है और गोल्स को अचीव करने के लिए। सेम एग्जाम्पल के हम जैसे नॉर्मली बिजनेसेस के डिसीजंस लेते हैं, हम पहले मार्केट में मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग के बाद प्रोडक्ट निकालने के बाद हमें अंदाजा होता है कि अच्छा इसमें और एनहेंसमेंट की जरूरत है कि मुझे मार्केट की जो मेरी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो ये जस्ट लाइक दिस, इसमें जो है ये अपने बिहेवियर से लर्न करता है कि मेरे कौन से एक्शन से मुझे क्या इसके रिजल्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट है अच्छा, इसमें बाकी इसके ट्रायल एंड एरर का जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि वो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना मतलब क्या अपने कौन से डिसीजन में एरर मतलब एरर हमने जनरेट हुआ है या किसी चीज में, मतलब ये कि इसमें प्रॉफिट अगर वो लॉस में जाएगी कॉन्सेप्ट तो फिर वो इवेल्युएट करके अपने सिस्टम को और बेहतर से बेहतर बनाएगा।
अगर वो हाई पर्सपेक्टिव में जैसे कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और अगर उस आपके एक्शन से उस चीज में बेहतरी आती है तो उस चीज को वो एज ए रिवॉर्ड काउंट करेगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स जो दी हुई है वो गेम प्लेइंग ऑन कंट्रोलर बेस्ड पे था, जबकि इसमें और एग्जांपल्स ये भी हैं कि आप अपने सिस्टम को जो नॉर्मल मॉडल्स हैं उसको बेहतर बनाने के लिए भी उसके अंदर एक कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप बेसिक जो प्रॉब्लम्स इसमें हैं वो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग होता है कि उसमें अगर जैसे कि आप ज्यादातर हमारे पास क्या होता है सिस्टम्स को अप टू डेट होने की रेगुलरली जरूरत पड़ती है, लेकिन मेजॉरिटी लोग करवाते नहीं है। एक बार उन्होंने सॉफ्टवेयर ले लिया, अब उस चीज को लेके कई सालों तक चलाते हैं और उसमें अपडेट्स नहीं करते और वो मार्केट की पुरानी मार्केट के हिसाब से वो मॉडल चलता रहेगा। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप करंट मार्केट के हिसाब से उसमें डाटा साथ साथ उसमें जा रहा होता है और आप उसके अंदर इसको और ज्यादा इनहेंस वो ऑटोमेटिकली अपने मॉडल को अकॉर्डिंग टू डाटा और करंट डाटा के तौर पे वो अपने आप को जो है वो और ज्यादा बेहतर बना लेता है। इसमें रोबोट नेविगेशन भी आती है, ये इसके बारे में फर्दर में और कुछ केस स्टडीज हैं उसके बारे में डिस्कस करोगे। सेल्फ रनिंग एंड प्लानिंग, इसमें यही है कि सिचुएशन ये कि मतलब आप अपने लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप अपनी गलती से सीखते हैं कि आपने ये गलती करी थी और उसी को जस्ट लाइक दिस हम सिस्टम को भी इसी तरह ट्रेन करते हैं कि अगर उसने कोई मिस्टेक की है या फिर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से डिफरेंट टाइप के पर्सपेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो है मार्केट स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं। एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल डाउनफॉल होते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे किसी रीजन की वजह से आपकी जो है वो मंदी दिखने में आ रही है, तो उस सिचुएशन में आपके स्ट्रेटजीज बिजनेस की चेंज होती रहती है। प्रोडक्ट में एनहांसमेंट कब करनी है, प्रोडक्ट की प्राइस कब वो करनी है और वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि आप इस चीज ये सिस्टम्स जब इस तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं तो ये अब रियल टाइम डेटा से इंटरेक्ट करते रहते हैं और साथ साथ उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं और चेंज करके साथ साथ वो उस सिस्टम जो मॉडल होता है आपका या वो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपडेट करते रहते हैं कि अब ये मॉडल पहले वाले डेटा के हिसाब से था और इस पे उस वक्त मार्केट ये थी और अब जो मार्केट आ रही है या अब जो फीचर्स आ रहे हैं वो ये होंगे। ओके, अच्छा इसमें और ये बाकी जो है स्किल्स एक्विजिशन स्पीकर्स लाइक दिस इसमें और इनहेंसमेंट होती है तो और बेटर तरीके से उस चीज को लर्न कर पाता है। मैं इसको और थोड़ा डिटेल में लेके चलूंगी जी। अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बहुत सारे दूसरे जो है वो एरियाज इन्वॉल्व हैं जिनमें भी शायद इनमें से आप कुछ को आप नाम जानते हो और कुछ का नहीं, तो मैं कुछ थोड़ा डिटेल में बता दूं। मशीन लर्निंग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन को ट्रेन करना। ऑप्टिमल कंट्रोल का मतलब यह है कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप उसमें देख रहे हैं पहले कि कौन सी स्पेसिफिक एक्शन है जो मैं कर सकता हूं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस हम सिस्टम को जो है वो बताते हैं कि उसको कौन कौन से एक्शन हैं जो ऑप्टिमाइज एक्शन है जो वो कर सकता है। ठीक है, अब वो हम स्टेट्स उसको बता देते हैं कि और उस तरीके से वो डिसीजंस को करेक्ट करता है। और उसमें इसका ताल्लुक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से होता है, ये जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और ऑपरेशनल रिसर्च आप इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में और मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में भी इसमें आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको पहले ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करना होता है या आप वो डिसीजन जो ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो हम सिस्टम को इसमें इस तरीके से कोड करते हैं, इस तरीके से उसको लर्न करवाते हैं कि वो कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है तो उसमें पहले रिवॉर्ड चेक करे, उसके एरर चेक करे और फिर देखे कि उसको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है रिवॉर्ड सिस्टम। साइकोलॉजी में रिवॉर्ड सिस्टम का जैसे कि मैंने बताया एनिमल ट्रेनिंग या फिर ह्यूमन ट्रेनिंग के लिए रिवॉर्ड सिस्टम यूज किया जाता है। एज लाइक यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और वहां पे आपको रेट किया जा रहा हो और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको फैसिलिटीज या सैलरीज में जो भी इंक्रीज वगैरह आपको मिलता है। जस्ट लाइक दिस
और जैसे कि आप अपने छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं तो अच्छा काम करने पे आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं छोटे छोटे, तो जस्ट लाइक दिस it's a psychological issue perspective for training a human, animal or any other living thing. Okay, classical and operant conditioning is just like it's all about strengthening the behavior के बारे में इसको सर्च करने की बात होती है कि आप अपने लर्न बिहेवियर से और ज्यादा इस चीज को सही से अपने बिहेवियर को स्टडी करें। ये भी साइकोलॉजी का और न्यूरो साइंस में आता है। इसमें से हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यही चीज अप्लाई करके डाली जाती है कि इसमें और ज्यादा तरीके से बेहतरी आ सके। मैं इसको थोड़ा और हिस्ट्री है इसकी। ओके, इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लानिंग में आती है कि आप मार्केट और अपनी जो करंट सिनेरियोज है उसके बेस पे आपका सिस्टम अपने प्रोडक्ट की या फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को या फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकें। एयरक्राफ्ट एंड अदर ऑटोनोमस व्हीकल्स की कंट्रोल के लिए यूज होता है कि वो एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन ले, इसकी अपनी करंट सिचुएशन लोकेशंस और जो करंट सिनेरियोज हैं उसको स्टडी करके अपनी टारगेट लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। सेकंड चीज है रोबोटिक मोशन एंड ईटीसी एंड ऑल डाटा सिक्योरिटी, पर्सनल फाइनेंस वगैरह जो भी मैं इसमें है, ये मैंने काफी डिटेल में इसमें मेंशन किया है कि जो एरियाज में होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें ये चीज अप्लाई हो रही है। इवन अगर आप मेडिकल की पर्सपेक्टिव में देखें तो आप मेजॉरिटी ये होता है कि हमारे डॉक्टर्स हैं शुरू में कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें डायग्नोस नहीं कर पाते डिफरेंट टाइप की ऐसी डिजीज को जिनके बारे में उनको नॉलेज ना हो या फिर वो खुद अप टू डेट ना हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे नियर बाय इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आम है, जिसकी वजह से काफी जो है वो हमें एज अ मेडिकल पर्सपेक्टिव में काफी इश्यूज का सामना करना पड़ता है। उस सिचुएशन में आपका सिस्टम उसकी टेस्ट की उससे रिलेटेड लेके उसकी स्टेट से रिलेटेड उन चीजों से लर्न करके और उस चीज को एक कंपैरिजन मॉडल पे डाल के और उस तरीके से अपनी एरर रेट से स्टडी करके उनको बता सकता है कि उसको वो बीमारी थी क्या। अब जैसे कि अगर उसने सही डायग्नोसिस की है और या नहीं की है तो उसको रिवॉर्ड में कमी मिलेगी। जिस सिचुएशन में होगा ये कि वो अपने इस गलती से सीखेगा। इसमें अब ये होता है कि इसमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप एआई बेस्ड सिस्टम में जाते हैं स्पेसिफिकली एक डॉक्टर है उसके पास जितनी एक लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से वो अपने तरीके से जो है डायग्नोसिस कर रहा है, जबकि इसके पास इंटरनेशनल लेवल की भी डिफरेंट टाइप की इंटरनेट है और स्पेसिफिक अपने उसने एक एनालिसिस करके डाटा का उसने ये बताया कि इसमें ये इश्यूज है। ठीक है, अब उसमें होता है ये डायग्नोसिस का वो बता देता है, वो किस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो अपनी मिस्टेक से सीखेगा कि मैंने डायग्नोसिस सही टाइम जो बताया है उसमें किस हद तक जो है मैंने एक्यूरेसी दिखाई थी और कौन सी नहीं है। उसमें वो सिचुएशन भी बताएगा। जैसे कि ज्यादातर ये होता है कि हमारे यहाँ डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं तो वो करते ही हैं कि एक बार अगर उन्होंने बता दिया उसके बारे में कि डायग्नोसिस ये है तो उनको ये नहीं पता तो उनको एक्शन ले लेना है, सर्जरी की तरफ जाना है, मेडिसिन से ट्रीट करना है या फिर बाय डाइट ट्रीट करना है। मेजॉरिटी को नहीं पता तो डायरेक्टली वो सर्जरी का बता देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये होता है कि जब उनको इसमें आप एक्शन को बता सकते हैं कि ये एक्शन है, अगर इस स्टेज पे है तो इस एक्शन में जाए, अगर ये लेवल है तो ये एक्शन जरूरी है। तो एक स्पेसिफिक हो जाता है कि आपके पास जो है वो एक बेसिक जो आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी उस केस को ट्रीट करने की वो उसमें बेहतरी आएगी। बाकी इसमें और भी है जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह सिंपल उसी पर्सपेक्टिव में है, डाटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में। तो इस तरीके मैंने एक मेडिकल की एग्जांपल की, इस तरीके से फाइनेंस रिलेटेड भी है जो मैं आगे की स्टडी में आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, बेसिक इसकी मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स की तरफ जा रही हूँ।
ठीक है, इसमें बेसिक टर्म्स जो बेसिक इसमें एनवायरनमेंट होता है उसके में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगी। एजेंट इज द पर्सन जो उस सिचुएशन से को हैंडल करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करने वाला है। तो ये एजेंट है जिसको हमने इंफॉर्मेशन देनी, जिसके ब्रेन को हमें ट्रेन करना है कि वो एक्शन कैसे ले एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके और उस अपने रिवॉर्ड को बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक, और स्टेट्स एंड और ऑब्जर्वेशन इज द करंट प्लेस, करंट लोकेशन, करंट स्टेट जिसमें वो चीज डिसीजन ले रही है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च करी और प्रोडक्ट लॉन्च करने पे उसको एक या तो एक अच्छा रिस्पांस मिला प्रोडक्ट का, एक मार्केटिंग अच्छी हुई, लोगों ने उस चीज पे ध्यान दिया। अब वो स्टेट जो है यानी गुड रिस्पांस इज अ स्टेट जिसको इसकी मार्केटिंग के एक्शन के बाद जो वो स्टेट को अकर हुई। तो इसका सिचुएशन ये होती है कि आप जो है वो इसमें लोकेशन भी आ सकती है स्टेट के अंदर, आपकी मार्केटिंग के बाद या फिर आपकी प्रोडक्ट की इनहेंसमेंट के बाद, या जो चीज भी उसमें बेहतरी आई है न्यू स्टेट में, या फिर जो स्टेट जिस कंडीशन में वो चला गया है उस कंडीशन को आप स्टेट ऑब्जर्वेशन में या बोलते हैं उन सिनेरियोज को जिसमें वो आपका सिस्टम जो है वो हैंडल कर रहा होता है और वो रियल टाइम एनवायरनमेंट से वो चीज को डाटा को उठा रहा होता है। एक्शंस, वो स्ट्रेटजीज, वो एक्शंस जो आप जो है वो अपने रिवॉर्ड की बढ़ाने के लिए और स्टेट्स को हैंडल करने के लिए आप कर रहे हैं। ओके, अच्छा ये एक मैंने एग्जाम्पल डाली है, इसमें मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के बारे में डिटेल है। मार्कअप डिसीजन प्रोसेस इज ऑल अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टेट्स एंड ये हमारी एक टेक्निकल टर्म्स है, मैंने उसको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वो ऑटोमेटा की रिलेटेड है, मेजॉरिटी में भी शायद उस चीज के बारे में इतना जानती ना हो, तो मैं बेसिक उस चीज का बता देती हूँ कि वो किस तरीके से होता है। कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट आपने बनाई, आपने उसको लॉन्च करना, आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब दो टाइप के स्टेट्स में आ सकता है वो, या तो पॉजिटिव कस्टमर रिस्पॉन्स होगा या लेस कस्टमर रिस्पॉन्स होगा। अब सिचुएशन ये होती है उसमें हम एक्शंस लेते हैं। अब ये इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा कि रिवॉर्ड, इसमें रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दैट है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे ज्यादा रिवॉर्ड है, 30% रिवॉर्ड है, जबकि अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स पे या लेस रिवॉर्ड पे 20% रिवॉर्ड है, या नो कस्टमर रिस्पॉन्स पे 10% रिवॉर्ड है। ये चीजें हम अपने सिस्टम को जो है वो रन करवाते हैं कि वो इन चीजों को एनालिसिस करे और उस हिसाब से डिसीजन ले। अब इसमें होता यह है कि अब उसने एक्शन, अगर वो लेस कस्टमर रिस्पॉन्स पे गया है तो वहां उसके पास डिसीजन है कि वो एक्शन या अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करे और फिर देखे कि रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर भी रिस्पॉन्स की तरफ नहीं जा रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद दोबारा वो मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग करी तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिला और लेस रिस्पॉन्स आता है, तो फिर वो दोबारा उस चीज को इम्प्रूव करे। अब अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद आप उसको मार्केटिंग करते हैं और उसके और ज्यादा और मतलब अपने जो है वो क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि वो इस चीज को बाय करे, तो उसका रिवॉर्ड यहाँ पे बढ़ जाता है और वो अगर दोबारा उसी स्टेट पे आ गई। अब जैसे ही वो सेल की गोल की तरफ अचीव करता है तो उसका रिवॉर्ड 100% होगी। तो अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड वो एक्शंस को स्टडी करता है और उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि उसको प्रोडक्ट कब इंट्रोड्यूस करानी है, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कब लानी है और कब जो है वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। मैं आगे थोड़ा और डिटेल में इधर की इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं और ये कुछ हमारे टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिसकी बेसिस पे ये सिस्टम्स क्रिएट हो गए। ये बायसेंस एआई है वर्किंग विद द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम आप डाटा की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से स्टेट्स क्रिएट करते हैं। पूरा मतलब उसमें आपने बताना है कि इसने कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो किस तरीके से किस पोजीशन पे कौन सी स्टेट में जा सकता है।
तो जितनी टोटल स्टेट्स होंगी उस चीज की आपने एक एनालिसिस कर लिया कि ये स्टेट्स हैं जिसपे हमारे सिस्टम के जो इन्वायरमेंट में ये स्टेट क्रिएट हो सकती है, हमें उसमें वहां तक जो है वो अचीव करना पड़ेगा, ये उस चीज में आता है। अब स्टेट स्पेस सर्च ये है कि वो किस स्टेट पे जाए, रिवॉर्ड की बेस पे वो किस स्टेट पे जाए और करंट सिनेरियो के हिसाब से किस स्टेट पे जाना चाहिए। तो ये सेकंड पोजीशन पॉइंट इसका ये नॉर्मेटिव डिसीजन इज लाइक अपने जब आप जो एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन आपको चूज करना है कि आपको कौन सा एक्शन जो है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड और अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन योर प्रीवियस एक्शन आपको नेक्स्ट क्या अप्रोच लेनी चाहिए। अब ये मार्कअप डिसीजन का मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया कि उसका काम यही होता है कि आप पॉसिबल स्टेट में रिवॉर्ड के साथ क्या उससे सीखें। जी ये केस स्टडी है डीप इन्फोर्समेंट लर्निंग की पीयर ट्रेडिंग के इस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने डीप पॉलिसी नेटवर्क बनाया है जो अपने मार्केट के एनालिसिस के बाद जो रिवॉर्ड भी उसको मिल रहा है और उसको पता चल रहा है कि करंट स्टेट क्या है, उस करंट स्टेट और रिवॉर्ड के बेस पे वो एक्शन बता रहा है कि उसको बाय हुआ है, ये बाय करना है, क्या चीज बाय करनी है, क्या सेल करनी है और कौन सी चीज को हमें प्रोडक्ट को होल्ड करना है। और इस तरह ये एक केस स्टडी, ये रियल केस स्टडी है, किसी ने एक मतलब मैंने इनकी डिटेल लिख दी है कि ये एक स्पेसिफिक, उनका नाम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन इनकी ये केस स्टडी उन्होंने ये चीज प्रोसेस करी और ऐसी बहुत सी केस स्टडीज हैं जो इंटरनेशनली अप्लाई हो रही हैं। अच्छा ये इनका मतलब इन्होंने जो है वो बेसिक एजेंट बनाया था फेयर ट्रेडिंग का, जिसमें इन्होंने एक रेफरेंट न्यूरल नेटवर्क जो वो यूज किया था, जिसका इन्होंने 15 इयर्स का स्टॉक प्राइस को जो है डाटा को जो है वो इन्होंने एनालिसिस किया फ्रॉम याहू फाइनेंस। ये इनके रिजल्ट्स के डिफरेंसेस हैं कि पहले इन्होंने जो स्टार्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यूज क्या, एंडिंग क्या और रिटर्न रेट्स क्या है। इसमें ये शुरू के वैल्यूज हैं, मतलब ये हमारे एजेंट ने जो डिसीजन लिए उसके हिसाब से, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स की उसके हिसाब से, और जो आंसर डिसीजन मेकिंग के बाद रिजल्ट जो आया उसके हिसाब से। तो ये डिफरेंट टाइप के जो केसेस हैं जो इसमें बताया गया कि स्टार्टिंग पोर्टफोलियो में क्या था, एंडिंग में क्या है और उसने आपने किस तरीके से उस रेटिंग को सही किया है। ओके ये के अदर केसेस हैं जिसमें मैं मतलब एक रोबोटिक पर्सपेक्टिव पे है कि वो कैसे पाथ ट्रैकिंग करता है या एक्शन लेने की मतलब वो करता है। ये भी है, बाकी ये मेरी अपनी एक रिसर्च थी जिस पे मैंने ये काम किया था स्ट्रेटेजिक्स का, इसमें भी हमने न्यूरल नेटवर्क कंट्रोलर भी यूज किया। अच्छा ये कुछ लाइब्रेरीज हैं और कुछ बुक्स हैं जो इसके बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और ज्यादा इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये कुछ बुक्स हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हिसाब से ये 3 बुक्स मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, उसमें बाकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं और इसमें जो लाइब्रेरी यूज हो रही है ज्यादा वो ओपन एआई जिम वेबसाइट से आप जो है वो लाइब्रेरी की पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं। वो उस लाइब्रेरी में आपको एनवायरमेंट्स, एजेंट्स और जितने भी इसकी स्पेसेस वगैरह की डिटेल्स हैं जो भी आपको एनालिसिस करना होगा वो मिल सकता है। बाकी स्पेसिफिक नॉर्मल पाइथन की लाइब्रेरीज भी यूज होती हैं और ये हर प्लेटफॉर्म पे इसकी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, नॉट ओनली पाइथन। तो आप जिस चीज पे आप जिस प्लेटफॉर्म को टारगेट करना चाहते हैं जिस मार्केट के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसमें ये कहती कि हाईली इफेक्टिव है डिसीजन मेकिंग के लिए कि वो इंफॉर्मेशन को लेके मार्केट के हिसाब से आप अपने सिस्टम को वो करें। अब बेसिक सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ मैनुअल डाटा बहुत है, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर इस चीज को हम मैनुअल डाटा को हैंडल करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम बनाया जाए जो ये जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटा होता है उस चीज को हैंडल कर सके या रियल टाइम डाटा को कलेक्ट कर सके। एनी क्वेश्चन?